हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी हाँ बच्चों, एसएचएम। ये मोशन अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो ये है बहुत ही अमेजिंग मोशन। इसके सवाल सॉल्व करने में इतना मजा आता है, इतना इंटरेस्टिंग ये चैप्टर हो जाता है, लेकिन काफी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है। क्यों? क्योंकि इसके बेसिक फाउंडेशन क्लियर नहीं होती है। इसीलिए आज हम इसके पहले लेक्चर में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे। इसके मोशन को बहुत डिटेल में जाके एक एक पोजीशन पे डिस्कस कर रहे होंगे। हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स है उनको भी बता रहे होंगे, और आपको एसएचएम में एक्सपर्ट बनाना है, क्योंकि पेपर फोड़ के आना है। यही मिशन के साथ आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। और इस सेशन के बाद मार्क्स ऐप पे जाके पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे पीवाईक्यूज कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा जहां पे इसके नोट्स मिलेंगे। लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन जो इक्वल टाइम के बाद रिपीट हो रहा हो। एक चीज अभी हुई, थोड़ी देर बाद फिर से हो गई, थोड़ी देर बाद फिर से हो गई, थोड़ी देर बाद फिर से हो गई। इक्वल टाइम इंटरवल में मोशन रिपीट हो रहा है तो कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम के साथ रिपीट करना चाहिए, ये हो गया पीरियोडिक मोशन। मोशन के एग्जांपल बताओ। जैसे अर्थ सन के अबाउट घूम रही है, मून अर्थ के अबाउट घूम रहा है, सैटेलाइट हमारी अर्थ के अबाउट घूम रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक टाइप हो गया इसका। यस, ऑसिलेशन एसएचएम भी इसी का एक टाइप हो गया है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है? आप मान लीजिए एक पार्टिकल को एक सर्कल में घुमा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लॉक। क्लॉक के जो आर हैंड है, सेकंड हैंड है, वो आपका एक चक्कर कितनी देर में पूरा करते हैं? देखो, सेकंड वाला हैंड कितनी देर में एक चक्कर पूरा कर रहा है सर? 1 मिनट में। 1 मिनट में पूरा किया, मतलब यहां पे था, 1 मिनट बाद फिर से यहां पे, 1 मिनट बाद फिर से यहां पे, 1 मिनट बाद फिर से यहां पे। तो रिपीट हो रहा है मोशन हर 1 मिनट में। ये हो गया पीरियोडिक मोशन। मैथमेटिकली देखो इसको कैसे डिफाइन करते हैं। मैथ्स में 12th क्लास में एक चैप्टर है फंक्शंस। उस फंक्शंस चैप्टर में पीरियोडिक मोशन की परिभाषा मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये है। आओ इसको डिकोड करते हैं। आपके पास कोई फंक्शन था, उसकी वैल्यू टाइम 0 पे आप निकाल लीजिए। तो f0 बेसिकली है टाइम 0 पे फंक्शन की वैल्यू। अब थोड़ी देर बाद, कितनी देर बाद, वो हम कह रहे हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब आपकी साइकिल फिर से रिपीट हो गई कितने टाइम में, वो टाइम पीरियड हमने कह दिया t। अब t टाइम और जोड़ दीजिए, ये था टाइम 0 पे, t टाइम और जोड़ दीजिए, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालिए और वो वैल्यू इसके बराबर आएगी। t टाइम और जोड़ दीजिए, रिपीट होता जाएगा, फिर t टाइम जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ते जाइए t टाइम। तो इन सब की वैल्यू सेम है। टी टाइम के बाद वैल्यू वही आ जाएगी जो पहले थी। ये हो गई परिभाषा आपकी टी के साथ फंक्शन की, जो पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने बता दिया। आया समझ में? ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक, एग्जाम्पल मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। चलिए अब बात करते हैं ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन का मतलब क्या है? एक है सर हमारे पास मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऐसी पोजीशन जहां पे नेट फोर्स 0 है। इस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, इसे आप कहते हो ऑसिलेशन। ये देखिए, ये आपका मोशन है कंटिन्यूअस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन। A specific type of periodic motion, रिपीट होता हुआ इक्वल टाइम इंटरवल में। A specific type of periodic motion where objects move to and fro or back and forth repeatedly about a fixed point, mean position या फिर equilibrium position। आया समझ में? अब सवाल आता है बच्चे के मन में कि ये हो क्यों रहा है सर, किस लिए हो रहा है, कारण क्या है, ये समझाओ। तो कारण है इसका रीस्टोरिंग फोर्स। आओ अब रीस्टोरिंग फोर्स में डिटेल में समझाता हूं। रीस्टोरिंग फोर्स
इज द कॉज ऑफ ऑसिलेशन। सबसे पहले ये ध्यान रखना, कॉज ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मोशन इसीलिए है क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है आओ बताऊं। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है एक ऐसा फोर्स जो हर वक्त हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। अगर पार्टिकल यहां पे है तो फोर्स इस तरफ मीन की तरफ, अगर पार्टिकल यहां पे है तो फोर्स इस तरफ मीन की तरफ। अब मैं हमेशा मीन पोजीशन को रीस्टोर करना चाह रहा है, एक ऐसा फोर्स जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। अब देखिए इसके कारण से ऑसिलेशन हुआ क्यों, अब ध्यान से सुनना। मान लीजिए पार्टिकल यहां पे था, आपने रेस्ट से इसको छोड़ दिया तो फोर्स तो इधर लग रहा था, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन आया तो स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, स्पीड बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, स्पीड लगातार बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। फोर्स कोशिश कर रहा है वो मीन पे आ जाए, और जब वो यहां पे आया, आते आते रास्ते में स्पीड हासिल हो गई, मोमेंटम हासिल हो गया, इनर्शिया हो गया उसका आगे जाने का, उसके पास स्पीड है। अब वो रुकेगा नहीं मीन पे, इस स्पीड के कारण, इनर्शिया के कारण, मोमेंटम के कारण वो आगे निकल गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, फोर्स को याद आया कि मुझे तो उल्टा लगना था मीन की तरफ, तो फोर्स रिवर्स हो गया। अब फोर्स रिवर्स हो गया तो स्पीड को अपोज कर रहा है, तो स्पीड रुकते 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 रुक गई, और यहां पे वो बॉडी रेस्ट पे आ गई, स्टॉप हो गई। आई बात समझ में? चले आगे। अभी मोशन खत्म कहां हुआ है, फोर्स तो वापस मीन की तरफ लग ही रहा है, तो फोर्स उसको वापस अब मीन की तरफ ले जाएगा, धक्का देगा मीन की तरफ, एक्सेलरेशन है मीन की तरफ, स्पीड बढ़ती जाएगी, और जब वो वापस मीन पे आएगा तब उसके पास एक आगे की तरफ स्पीड थी, मोमेंटम था, इनर्शिया था, तो वो आगे निकल गया। जैसे ही वो आगे निकला, फोर्स उसको स्पीड कम करने लगा और फाइनली स्टॉप हो गया। फिर फोर्स उसको वापस मीन पे लाएगा, और ये सिलसिला कंटिन्यूस चलता रहेगा चलता रहेगा। रुका क्यों नहीं मीन पे? क्योंकि मीन तक आते आते स्पीड आ जाती है, मीन पे स्पीड आ जाती है। ये हुआ प्रोसेस पूरा ऑसिलेशन का। किस कारण से है? रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। अब रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, ठीक है। ये हो गई परिभाषा। मैथमेटिकली इसे कैसे बताओगे? मैथमेटिकली देखो हम कैसे बताएंगे। मान लेते हैं x इक्वल टू 0 इज द मीन पोजीशन। जब आपकी बॉडी यहां पे है तब उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, यानी फोर्स का वेक्टर बनाओगे तो वो नेगेटिव आएगा, माइनस लिखेंगे। जब बॉडी यहां पे है तो 0 से इधर, यानी x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इस पे फोर्स मीन की तरफ, यानी फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव। आया समझ में? तो ये रीस्टोरिंग फोर्स की पहचान है, x पॉजिटिव पे फोर्स नेगेटिव, x नेगेटिव पे फोर्स पॉजिटिव, एक दूसरे के अपोजिट साइन है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हम पढ़ते हैं स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स। देखो x पॉजिटिव रखो तो फोर्स नेगेटिव आ जाएगा, x नेगेटिव रखो तो माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको डिफाइन कर रहे हैं और ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक रीस्टोरिंग फोर्स है। इस केस में ऑसिलेशन होगा। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल दूं, कुछ फोर्सेस में लिख देता हूं, कुछ मैं फोर्सेस लिख देता हूं, आपको बताना है इनमें से कौन सा फोर्स रीस्टोरिंग है, कौन सा फोर्स रीस्टोरिंग नहीं है। समझ गए लॉजिक क्या है? x प्लस पे f माइनस, x माइनस पे f प्लस। आइए यहां पे देखिए, प्लस के x प्लस पे ये फोर्स भी प्लस, x माइनस पे माइनस, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव तो फोर्स हमेशा नेगेटिव, ये भी रिजेक्ट हो गया। रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है ये दोनों, समझे बेटा? आ जाओ इस पे आते हैं। x प्लस रखो तो फोर्स माइनस, x माइनस रखो तो फोर्स प्लस, इसका मतलब ये है रीस्टोरिंग। ये नहीं होगा, ये होगा। आपके ऑड पावर्स इस केस में रीस्टोरिंग होंगे, इवन नहीं होंगे। तो हर ऑड में देखिए, इसमें 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 ऑसिलेशन हो रहा होगा।
मीन पोजीशन के बाद टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होगा, है ना। अब देखिए अलग अलग थोड़ा सा स्पीड अलग अलग होगी तीनों केस में, है ना। एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, घूम तो ऐसे ही रहा है तीनों केस में, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, स्पीड एक्सीलरेशन कितना तेज कितना धीरे उस पे। अब इन सब में सबसे सिंपल कौन सा है, सबसे इजी फंक्शन कौन सा है, ये, तो इसको आप डिफाइन करते हो SHM। आई बात समझ में, आ जाओ। तो जब आपका रीस्टोरिंग फोर्स -kx होता है, तब जो ऑसिलेशन है उस ऑसिलेशन को आप कहते हो SHM। आई बात समझ में। अगर आपका फोर्स मान लीजिए इस तरीके से है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स तो था, यानी ऑसिलेशन तो है, लेकिन इसको SHM आप नहीं कहोगे। SHM मतलब सिंपल, इन सब में सिंपल ये है, सिर्फ इसी के लिए SHM डिफाइन करेंगे, इसके अलावा हर केस में SHM नहीं बोलेंगे बच्चे। आया समझ में, किसी केस में नहीं बोलेंगे, यस, सिर्फ -kx में बोलेंगे। यानी आप कह सकते हो एवरी SHM इज एन ऑसिलेशन बट एवरी ऑसिलेशन इज नॉट एन SHM। आई बात समझ में, वेरी गुड। अब देखो हमने मैथ्स में एक लॉजिक पढ़ा होता है चेंज ऑफ ओरिजिन का, याद है। ओरिजिन जब बदलते हो तो x की जगह x - h आप रख देते हो। उसी लॉजिक से मैं यहां पे x की जगह अगर ऐसा रख दूं तो क्या ये रीस्टोरिंग फोर्स है, बिल्कुल रीस्टोरिंग फोर्स है। मीन पोजीशन कैसे निकालते हैं, मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसका मतलब हुआ नेट फोर्स 0, इसको आप इक्वल टू 0 करिए तो x इक्वल टू 2 आपकी मीन पोजीशन आ गई। मतलब ये SHM तो कर रहा है, x इक्वल टू 2 के अबाउट कर रहा है। देखिए अलग अलग मैं यहां पे सेटअप दे देता हूं। सोचिए ये एक फोर्स है, सोचिए आप ये एक फोर्स है। अब बताइए क्या ये SHM है? कैसे? इक्वल टू 0 करो तो आपका ये x इक्वल टू 4 के अबाउट मीन पोजीशन पे SHM है। इसको 0 करो तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये भी SHM है जहां पे x -2 के अबाउट SHM हो रहा होगा, तो इसलिए अलग अलग x पे अलग अलग SHM मीन पोजीशन के अबाउट हो रहा है। चलिए अगला सवाल करिए। देखिए ये सवाल में बताइए अब क्या SHM है और क्या ये किस मीन पोजीशन के अबाउट है। तो बस सर इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, x इक्वल टू 5 आपकी मीन पोजीशन आ जाएगी और आप बोल दोगे सर SHM है। गलत, आपने एक चीज ध्यान से नहीं देखी, एक चीज आपने ध्यान से नहीं देखी, वो थी माइनस साइन। अगर साइन प्लस था तो वो SHM नहीं था, माइनस साइन पे ही SHM है। यहां पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसीलिए ये SHM नहीं होगा। मीन पोजीशन तो है बट इसको SHM की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। आया बेटा समझ में? कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए अब हम बात कर रहे हैं मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन की। तो मीन इक्विलिब्रियम से ना कुछ याद आता है, याद आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये हमें याद आता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है, एक बाउल में हमने एक पत्थर को छोड़ दिया, बाउल को उल्टा करके पत्थर उस पर रख दिया और एक फ्लैट सरफेस पे पार्टिकल को रख दिया। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पार्टिकल वहां रहना चाहता है, अनस्टेबल मतलब पार्टिकल वहां से भागना चाहता है, वहां नहीं रहना चाहता है। न्यूट्रल मतलब फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी रहो आप, यहां रहो यहां रहो, 6 7 एक ही बात है, इधर या इधर चलेगा, न्यूट्रल। ठीक है, अब आते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब पार्टिकल को अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा, अपनी मीन पोजीशन से छेड़ के यहां पे रखूंगा तो वो वापस मीन की तरफ आना चाहेगा। स्टेबल में डिस्प्लेस करने के बाद वापस वो मीन पोजीशन पे आना चाहता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पार्टिकल को अगर मैं डिस्प्लेस करके यहां पे रख दूं तो वो दूर भाग जाएगा, वो दूर भाग जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पार्टिकल को डिस्प्लेस करने से वो
दूर अवे फ्रॉम मीन पोजीशन चला जाता है। यहां पे पार्टिकल को उठा के यहां रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां छोड़ दोगे वहीं रहेगा। आया समझ में? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। अब पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में डिफाइन होता है। पोटेंशियल एनर्जी देखिए पूरे रास्ते में यहां पे मिनिमम है, तो जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी देखो पूरे रास्ते में यहां पे मैक्सिमम है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है दोस्तों। आए समझ में? अब बताओ ऑसिलेशन किस केस में होंगे? ऑसिलेशन होते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ऑसिलेशन होंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में। एसएचएम होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल और न्यूट्रल में नहीं होंगे। आई बात समझ में? अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिश्ता होता है। तो देखिए फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिश्ता होता है F इक्वल टू माइनस du/dx। समझ गए? ये है फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन। अब यही रिलेशन को यूज करता हूं मैं, मीन पोजीशन मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, सबसे पहली चीज। आइए, इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो नेट फोर्स 0 तो होना ही चाहिए। एम आई राइट? हर केस में, तभी तो इक्विलिब्रियम आप कहोगे। एम आई राइट? चलो, अब ये मिनिमा है, मैक्सिमा मिनिमा का लॉजिक लगाओ। मिनिमा मतलब पहला डेरिवेटिव इसका 0 और सेकंड डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव। मैक्सिमा पे आएंगे तो मैक्सिमा कब होता है? जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव। यहां पे तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव लोगे कांस्टेंट का तो 0 ही आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव भी इसका 0 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, ये वाली टर्म फोर्स में कैसे लिखते हैं। आज तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, वापस से डिफरेंशिएट करो। तो फोर्स का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन ना भूलें, ये है पहला डेरिवेटिव, फिर से डिफरेंशिएट किया तो सेकंड डेरिवेटिव, तो d2u/dx²। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे के नेगेटिव है। यहां पे आ जाओ, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो यहां पे df/dx नेगेटिव होगा। ठीक इसी तरीके से यहां पे df/dx होगा पॉजिटिव। ये कंडीशन नोट डाउन कर लीजिए स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। आई बेटा ये बात समझ में? पक्का? चलें आगे। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम नेसेसरी कंडीशन ऑफ एसएचएम पढ़ेंगे। अभी हमने सीखा फोर्स क्या होना चाहिए, -kx। ये कंपलसरी है, तभी बोलेंगे एसएचएम। आओ इस चीज पे ज्यादा बात करते हैं। तो फोर्स इक्वल टू -kx कंपलसरी, मैंडेटरी, इसके बिना एसएचएम नहीं बोलेंगे। एसएचएम है तो ये होगा ही होगा। बेसिकली ये क्या है? फोर्स प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। ये 100% होना चाहिए। दुनिया में जितने एसएचएम हैं, चाहे वो स्प्रिंग के साथ हो, चाहे वो फ्लूइड के साथ हो, चाहे अलग अलग चार्जेस के बीच में हो, चाहे अलग अलग मासेस के बीच में हो, चाहे अर्थ में टनल बना के एसएचएम कराऊं, चाहे स्प्रिंग के साथ एसएचएम कराऊं, हर एसएचएम में ये लागू होगा, सारे एसएचएम में ये होगा। अरे ये है तभी तो एसएचएम है, बस अलग अलग चैप्टर्स में कांस्टेंट के अलग अलग होता जाएगा। ग्रेविटेशन में मास के टर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के टर्म में, स्प्रिंग में के टर्म्स में, अलग अलग टर्म्स में ही के होगा, लेकिन फॉर्मेट इसी तरीके से होना चाहिए। कांस्टेंट बदलता रहेगा, फॉर्मेट यही होना चाहिए। फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x कंपलसरी फॉर एसएचएम, तभी एसएचएम बोलेंगे। चलिए फोर्स को लिख देंगे मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आ जाएगा -k/mx। एक्सीलरेशन भी तो -x हो गया प्रोपोर्शनल। तो ये हो गई आपको एसएचएम की कंडीशन। कई बार एग्जाम में आता है सवाल, स्कूल की एग्जाम में, प्रूव कीजिए ये मोशन एसएचएम है। प्रूव कैसे करेंगे? हम उस पे फोर्स निकालेंगे, फोर्स को इस फॉर्मेट में लाएंगे, तब बोलेंगे कि ये एसएचएम है। अगर फोर्स इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है तो हम एसएचएम नहीं बोलेंगे। समझ गए बेटा? तो लीनियर एसएचएम में फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x
और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये है कंडीशन फॉर एसएचएम। इसी के बाद इसी को सॉल्व करके आपके पास ये फैक्टर आता है, ये आपको याद रखना है। इसका डेरिवेशन मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी आप बस याद करो, एक्सेलरेशन होता है हमेशा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या है बेटा? ओमेगा को हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा, फ्रीक्वेंसी है 1 बाय टाइम पीरियड, तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिश्ता ये आ जाएगा। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स हर एसएचएम में, ये कंपलसरी होना ही चाहिए। अब देखिए, फोर्स माइनस के एक्स, तो एक्सेलरेशन यहां तक आ गया। इसको अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो जरा देखिए, ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया? के बाय एम। ओमेगा क्या आ गया? रूट के बाय एम। और टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब ओमेगा का रेसिप्रोकल रूट एम बाय के। समझ गए? यस। तो फाइनली क्या क्या चीजें याद रखनी है हर एसएचएम में? एवरी एसएचएम, force proportional to minus x, acceleration proportional to minus x, force equal to minus kx, acceleration equal to minus omega square x, और टाइम पीरियड आ गया था 2 पाई रूट m बाई के। ये हर एसएचएम में वैलिड है। बस अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग एसएचएम्स में k की जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज होती जाएगी। समझ गए? इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूं मैं एसएचएम के। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये देखिए, मान लीजिए इक्विलिब्रियम में पार्टिकल को नीचे खींचो, हल्का सा छोड़ दो, तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। एक एग्जाम्पल मान लीजिए, अर्थ में आपने डायमीटर के लॉन्ग टनल क्रिएट कर दी और पार्टिकल को टॉप से छोड़ दिया, तो पार्टिकल क्या करेगा? नीचे गिरेगा, ऑसिलेट करेगा। सेंटर पोजीशन से, अर्थ के सेंटर पे मीन पोजीशन है और मीन के अबाउट ऑसिलेशन करेगा। तो एक ये एग्जांपल्स हो गए आपके। अब यहां पे देखिए आप, अब अगला सेटअप क्या है? अगला सेटअप है एंगुलर एसएचएम। सिंपल पेंडुलम को हम एंगुलर एसएचएम कहते हैं। आइए, तो सिंपल पेंडुलम की बात करें अगर हम, आ जाओ बेटा। सिंपल पेंडुलम का मतलब एंगल के साथ एसएचएम है। ये था, थोड़ा सा एंगल आगे, फिर पीछे आया, फिर थोड़ा सा एंगल पीछे। समझ गए? ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन किसे कहते हैं बेटा? जहां पे वो रेस्ट पे आ जाता है। जहां पे वो रेस्ट पे आता है उसे कहते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन। आई बेटा बात समझ में? आप ध्यान से सुनना। तो यहां पे एंगुलर एसएचएम है, मतलब रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर आ गया। तो जहां पे लीनियर एसएचएम में फोर्स आता था, यहां पे उसकी जगह टॉर्क में बात करोगे। जहां पे मास आता था, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बात करोगे। एक्सीलरेशन की जगह अल्फा, डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा। आया बात समझ में? तो एसएचएम की कंडीशन बताओ। फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, फोर्स की जगह टॉर्क, एक्स की जगह थीटा, तो टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। एक्सीलरेशन की जगह अल्फा, यस, और डिस्प्लेसमेंट की जगह माइनस थीटा। तो टॉर्क माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल, एक्सीलरेशन माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल, सिर्फ तब यहां पे एसएचएम होगा। और देखिए आगे कहानी पूरी की जाए, टॉर्क को लिख देते हैं माइनस के थीटा, टॉर्क की जगह होता है आई अल्फा। अल्फा देखिए आ गया माइनस के बाय आई थीटा। अब देखिए इसका लॉजिक यहां पे बनाइए, इसी इक्वेशन का कॉरेस्पॉन्डिंग एनालॉजी यहां पे क्या होगी? अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये याद रखेंगे, कंपलसरी। चलिए अब इससे कंपेयर कीजिए, ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल आई बाई के, ये टाइम पीरियड आ गया। एग्जैक्ट रिपीट हो रहा है। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बेटा, और आपको यहां पे
के जो है वो टॉर्क का कांस्टेंट है, अलग अलग केसेस में के अलग अलग होगा। अब अगली की चीज ये भी ध्यान रखिए, एसएचएम जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। ये जो एंगल है ये स्मॉल है, स्प्रिंग के साथ इलोंगेशन, स्मॉल इलोंगेशन पे वाइब्रेशन हो रहा था। ध्यान रखिएगा ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एसएचएम ऐसे नहीं बहुत बड़े बड़े एंगल पे घूम रहे हो तो एसएचएम कहोगे, नहीं, सिर्फ स्मॉल एंगल पे ही, स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल एम्पलीट्यूड पे ही आप एसएचएम कहते हो। अब थोड़ी सी स्टैंडर्ड बातें आपसे की जाए। मीन पोजीशन जहां पे नेट फोर्स 0 हम निकाल चुके हैं, रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब एम्पलीट्यूड क्या है, आ जाओ। देखिए, अगर मैं मीन पोजीशन मान लेता हूं, यहां से पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है और एक पॉइंट पे जाके स्टॉप होता है, जहां पे स्टॉप होता है उसे जैसे मैंने बताया एक्सट्रीम पोजीशन आप कहोगे। फिर वापस आता है मीन पे, फिर इस तरफ जाता है और यहां जाके स्टॉप होता है, इसे भी आप एक्सट्रीम पोजीशन कहोगे। एक एक्सट्रीम को प्लस ई कह देते हैं, एक एक्सट्रीम को माइनस ई कह देते हैं, और फिर वापस मीन पे आया, ये आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम के बीच की दूरी। यस बच्चे, आप देखिए मैं आपको मार्क कर देता हूं, मीन और एक्सट्रीम के बीच की जो दूरी है उसे आप कहते हो एम्पलीट्यूड, यानी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ए एम्पलीट्यूड आप कहते हैं मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और मीन पोजीशन बेसिकली देखिए क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बोथ एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन की बेटा ये मिड पॉइंट होगी मीन पोजीशन। एम आई राइट बेटा, आया समझ में, आ जाओ। देखो, इट इज द वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ गए है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा। अच्छा सर, सिंपल पेंडुलम में कैसे बताओगे आप? सिंपल पेंडुलम में देखो, हम यहां पे एंगुलर एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, यानी मैक्सिमम एंगल की बात करेंगे। यहां से कितने एंगल तक जा सकते हो, फिर वापस, फिर यहां पे कितने एंगल तक जा सकते हो, फिर वापस। यहां पे हम मीन पोजीशन जब कहेंगे ना बच्चे, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का हम कहेंगे, बीच में नेट फोर्स 0 कहोगे। यहां पे ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई 2। अब यहां पे जब मीन पोजीशन है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, यहां पे आप नेट टॉर्क 0 कहोगे। और एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगल आप मैक्सिमम जो होगा आपका वो होगा मैक्सिमम एंगल कवर्ड इज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन एंगुलर एम्पलीट्यूड। आया समझ में? अब देखिए, इस पूरी कहानी में अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखो मीन पोजीशन से एक्स दूरी, इस एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। एक्स क्या है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। अब पूरे रास्ते में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं एसएचएम का, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जैसा मैंने आपको बताया ये कंपलसरी इक्वेशन है हर एसएचएम में। अब यहां पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग हो रही है। अब यहां पे अगर आप देखो तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन बताओ, एट मीन अगर मैं आपसे पूछूं तो एक्सेलरेशन देखो, एक्स क्या बोलोगे सबसे पहले, तो मीन पे ही हो तो डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सेलरेशन देखो एक्स 0 रखने पे 0 आ जाएगा। अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करता हूं तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है और किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड के बराबर, तो एक्सेलरेशन की भी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और किसके बराबर, देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। माइनस तो बस यहां डायरेक्शन बता रहा है, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू का मैग्नीट्यूड देखें तो वो आएगा ओमेगा स्क्वायर ए। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये आप डायरेक्ट याद रखिए। अच्छा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ध्यान रखिएगा। और फोर्स की बात करें तो फोर्स तो बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो फोर्स मीन पे 0, मैक्सिमम फोर्स एक्सट्रीम पे मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा।
ध्यान रखिएगा ये डिस्कशन। चलो इसी से हम एक और डिस्कशन पे आते हैं जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ध्यान से देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अब ध्यान से सुनो, हमने एक्सीलरेशन को काइनेमेटिक्स में कैसे सीखा है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के हमने ये फॉर्मूले सीखे थे, v dv by ds, dv by dt। इन दोनों का भरपूर यूज किया गया है अभी तक अलग अलग चैप्टर्स में। एक और फॉर्मेट था एक्सीलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करोगे, पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव, दो बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये लिख सकते थे आप एक्सीलरेशन को डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये टर्म में यहां पे पुट कर रहा हूं, पहली बार ये देखो यूज कर रहे हो आप, तो इसको मैंने लिखा डबल डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच का रिश्ता भी हमें याद है, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखिए बहुत स्पेशल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जहां पे dy बाई डी एक्स, डबल डिफरेंशिएशन, dx बाई dt, डबल डिफरेंशिएशन, ऐसी टर्म्स मेजर रहती है इक्वेशन में, तो हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए ये क्या दे रहा है, ध्यान से समझो। डबल डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो x का, तो वो x खुद ही आ जा रहा है माइनस x के साथ, माइनस के साथ प्रोपोर्शनल टू माइनस x, और एक कांस्टेंट भी आ जा रहा है। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको दो बार डिफरेंशिएट करने पे वो खुद ही आ जाए माइनस साइन के साथ, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या आप कोई ऐसी इक्वेशन सोच पा रहे हैं जिसको दो बार डिफरेंशिएट करो तो खुद ही आ जाए? देखो मैं आपको एक थॉट प्रोसेस देता हूं। आज मान लो e की पावर t एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको जरा करिए डिफरेंशिएट। e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t, फिर से डिफरेंशिएट कीजिए तो वही तो आ गया। देखिए दो बार डिफरेंशिएट करने से वो फंक्शन खुद ही आ गया। तो यही तो देखो लॉजिक बन रहा है कि दो बार डिफरेंशिएट करने से फंक्शन खुद ही आ जाए, लेकिन माइनस साइन ने कहानी बदल दी। यहां पे माइनस साइन है नहीं, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आंसर नहीं होगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब मैं आपको बताता हूं, इसको सेटिस्फाई करने के लिए बस एक ही फंक्शन है, वो है साइन थीटा। बच्चों यस, देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करो, कॉस और कॉस को फिर से करो डिफरेंशिएट, माइनस साइन होता है कॉस का डिफरेंशिएशन, आ गया ना। फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट किया तो खुद ही आ गया माइनस साइन के साथ। अब साइन थीटा या फिर साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या होता है बेसिकली कॉस थीटा। चलो इसको भी दो बार डिफरेंशिएट करके देखो, पहला डेरिवेटिव और ये दूसरा डेरिवेटिव, तो वो खुद ही आ गया माइनस साइन के साथ। मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जो फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, वो फंक्शन होगा साइन थीटा या कॉस थीटा का। तो साइन थीटा और कॉस थीटा सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। समझ गए? दिस इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होगा साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। आया समझ में बेटा? ध्यान से समझ गए इसका रीजन। अब देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो साइन का फंक्शन होना चाहिए, समझ गए, और टाइम का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदल रहा है और साइन थीटा का फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए ऐसे अगर मैं लिख दूं तो चलेगा क्या? साइन ऑफ टी, बिल्कुल चलेगा सर, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो x को मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा क्या?
बिल्कुल सर लिख सकते हैं। कांस्टेंट अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कांस्टेंट जोड़ भी सकते हैं, अंदर जोड़ सकते हैं। मोटा मोटा यहां पे ऐसे भी बना सकते हैं इसको। देखो मान लीजिए एंगल लिखना है तो 30 डिग्री जोड़ दो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो एक जनरल एक्सप्रेशन अगर मेरे को लिखना है जिसमें ये सारे फॉर्मेट आ जाएं, तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इस प्रकार से होता है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ गया बेटा? इसके बारे में डिटेल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको मैं और डिराइव करवाऊंगा और इसके ऊपर सवाल करेंगे। इसके ए ओमेगा फाई निकालने के अलग अलग तरीके सीखेंगे। जनरल एक्सप्रेशन आप अभी समझ लीजिए कि एसएचएम में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? डबल डिफरेंशिएशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सेटिस्फाई करने का बस हमारे पास यहाँ तो साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों में से कोई एक होना चाहिए, इसीलिए ये जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बना। आया बेटा समझ में? आइए और आगे चलते हैं और टर्म्स की बात करते हैं। टाइम पीरियड, एक साइकिल पूरे होने का समय, टाइम पीरियड। आ जाओ, अगर मैं यहां पे एक साइकिल कैसे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक साइकिल को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं? मान लीजिए मीन से शुरू हुए, प्लस एक्सट्रीम तक गए, फिर माइनस एक्सट्रीम पे आए और फिर वापस आए। ये पूरा रास्ता एक साइकिल माना जाएगा। अगर आप माइनस एक्सट्रीम से मान लो शुरू करते हो, तो माइनस एक्सट्रीम से प्लस एक्सट्रीम जाओ और फिर वापस माइनस एक्सट्रीम तक आओ, तो ये भी आप एक साइकिल कह सकते हो। ठीक है, अब चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। इस पूरी साइकिल का, इस पूरा पाथ का टाइम पीरियड है टी। अगला सवाल मेरा आपसे, टाइम बताइए माइनस एक्सट्रीम से प्लस एक्सट्रीम जाने का। अगर टाइम पीरियड टी है तो माइनस एक्सट्रीम से प्लस एक्सट्रीम जाने का टाइम बताओ। तो देखो पूरी साइकिल का टाइम टी है, आधा हो गया तो आधी साइकिल का टाइम, टाइम पीरियड बाय 2 हो गया। इसी हिसाब से बताओ बच्चे, माइनस एक्सट्रीम से मीन जाने का टाइम बताओ, सिर्फ मीन तक जाने का। तो देखिए ये 4 इक्वल टाइम के हिस्से हैं। मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन। तो इन चारों को मिला के टाइम है टी। इन चारों सेगमेंट का इक्वल टाइम है, यानी एक सेगमेंट का हो जाएगा 1/4 टाइम। आया समझ में? टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल पूरे करने का समय। फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चे, फ्रीक्वेंसी देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1 टाइम पीरियड। ये है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का फॉर्मूला आप 2 पाई बाय टाइम पीरियड या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आप बच्चे कह सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल। फेज एंगल किसको कहते हैं बेटा? ये वाली टर्म को। ये जो पूरा एंगल है साइन थीटा का, दैट इज फेज एंगल। रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहां पे एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं। एक ऑसिलेशन में मीन पोजीशन पे कितनी बार आता है? इससे सोचो, मीन पोजीशन पे कितनी बार गए? एक बार आगे जाते टाइम, एक बार पीछे आते टाइम। समझ गए? तो एक ऑसिलेशन में क्रॉसेस मीन पोजीशन ट्वाइस, क्रॉसेस मीन पोजीशन ट्वाइस, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको कई बार ऐसा एक्सप्रेशन रहता है, तो मान लीजिए पार्टिकल के बारे में आपको लिखा है, पार्टिकल क्रॉसेस मीन पोजीशन 200 टाइम्स इन 5 सेकेंड। मान लीजिए आपको कहीं पे ऐसे मेंशन्ड है, ठीक है, कि मीन पोजीशन को 200 बार 5 सेकेंड में क्रॉस कर गया। तो टाइम पीरियड बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, ओमेगा बताओ। आओ देखो करते हैं। तो आप बोलोगे 5 सेकेंड में 200 बार, सही है? यस। तो पहले तो हमें 1 सेकेंड में चाहिए ना,
तो 1 सेकेंड में कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड 200/5 × 1, ये आ जाएगा 40। यस, पक्का। तो आप इसे कहोगे कि 1 सेकेंड में 40 टाइम्स मीन पोजीशन पे आया। अब अगर 1 सेकेंड में 40 बार मीन पोजीशन पे आया तो ऑसिलेशन कितने हो गए? तो आप बोलोगे 1 सेकेंड में 20 ऑसिलेशंस हुए बेटा। आया समझ में? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड है 20। यही आपकी फ्रीक्वेंसी की परिभाषा है। फ्रीक्वेंसी आप कहोगे 1, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20, टाइम पीरियड हो जाएगा 1/20, ओमेगा हो जाएगा 2π × f। आया समझ में? इस तरीके से देखो शब्दों का यहाँ पे खेल हो जाता है, तो बहुत केयरफुल रहना है। इस ट्रिक से आपको हमेशा खुद को बचाना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में बात करते हैं। हम ये जानेंगे कि मीन पोजीशन पे क्या चीज बड़ी हो जाती है, क्या चीज छोटी हो जाती है, कौन मिनिमम कौन मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन मिनिमम कौन मैक्सिमम, ये देखो आओ आपको सिखाते हैं। आइए तो और डिटेल में आप देखिए पार्टिकल को एनालिसिस कर रहे हैं। कब एक्सीलरेशन है, कब रिटार्डेशन है, कब स्पीड बढ़ रही है, कब स्पीड कम हो रही है, ध्यान से सुनो। मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पे है, यहां पे स्पीड 0 है एक्सट्रीम पे, यहां पे भी स्पीड 0 है एक्सट्रीम पे। अब अगर मैं मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाऊंगा, ठीक है बच्चे, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाऊंगा तो देखिए मैक्सिमम स्पीड से स्पीड कम होती जाएगी, 0 हो गई, मतलब यूं जाते टाइम रिटार्डेशन होगा, स्पीड कम होगी, और यूं आते टाइम स्पीड बढ़ेगी। अगर मैं फोर्स के टर्म में बात करूं तो आप ध्यान से देखिए, पार्टिकल मान लीजिए आगे जा रहा है तो वेलोसिटी आगे, फोर्स तो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही है। तो ये देखिए जब वो आगे जा रहा है फोर्स पीछे अपोज कर रहा है, रिटार्डेशन, और जब वो वापस आ रहा है तो वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आइए इसे हम लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनिए। माइनस एक्सट्रीम से मीन आओ इधर से, या फिर प्लस एक्सट्रीम से मीन आओ। जब भी आप मीन की तरफ आओगे तो बॉडी एक्सेलरेटेड है, स्पीड बढ़ेगी। समझ गए? बॉडी एक्सेलरेटेड है और स्पीड आपकी बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस। समझ गए? चलो अगर उल्टा हो, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाओ या फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाओ, मतलब मीन से दूर जा रहे हो, तो आप बोलोगे बॉडी जो है, पार्टिकल जो है रिटार्डेशन में है और आपका जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है। आया बात समझ में? चलो अब बात करते हैं एट मीन पोजीशन। अब देखो मीन पोजीशन पे आपकी स्पीड मैक्सिमम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। एक्सट्रीम पोजीशन पे बात की जाए तो एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 है। सही है बेटा, मिनिमम हो गई, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है। अब अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूं तो ध्यान से सुनना, एसएचएम में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। अब देखिए ये जो वाइब्रेशन चल रहा है ना, ये चलता रहेगा इंफिनिटी तक, क्योंकि हवा भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, कोई रोकने वाला ही नहीं है, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ये ऑसिलेशन चलता रहेगा। रियल लाइफ में एक स्प्रिंग को पकड़ के खींच दो, थोड़ी देर बाद वाइब्रेट करने के बाद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल लॉसेस होते हैं एनर्जी में। यहां पे हम आइडियल केस में टोटल एनर्जी को कांस्टेंट मानते हैं। इसका मतलब अगर काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम होगी, काइनेटिक मैक्सिमम तो पोटेंशियल मिनिमम, काइनेटिक मिनिमम तो पोटेंशियल मैक्सिमम। आया समझ में? इसीलिए एट मीन आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, और एट एक्सट्रीम आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। आया समझ में? अब देखो एक और चीज आप ध्यान रखना, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हो
तो वो 0 होगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात हो तो ये बेटा मे और मे नॉट बी 0 है ना। ये आपका सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा अलग अलग केसेस में। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम पक्की बात है, एक्सट्रीम पे 0 है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा अलग अलग केसेस में। समझ गए, ध्यान रखेंगे ये। और टोटल एनर्जी को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। जब ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम हो जाएगा, जब ये मिनिमम है तो दूसरा मैक्सिमम हो जाएगा। आया समझ में। और काइनेटिक मिनिमम पक्की बात है 0, इसका मतलब अगर ये 0 लिखूं तो U मैक्स के ही तो बराबर आ गया, यानी टोटल एनर्जी किसके बराबर है, U मैक्स के बराबर। आया बेटा समझ में, पक्का। ये हो गई बातचीत एनर्जी की मीन एक्सट्रीम पोजीशंस पे, हमने डिटेल एनालिसिस कर लिया। अब देखिए एक दो सवाल हो जाए, ठीक है। आओ देखो क्या क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ लेते। मीन से एक्सट्रीम जाते टाइम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, समझ गए। एक्सट्रीम से मीन पे आते टाइम पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल मैक्सिमम है, और मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल मिनिमम है। अब आप देखिए एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट है एनर्जी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अभी हम आगे जाके डिफाइन करेंगे इसको। टोटल एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल आएगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। आपने पकड़ के खींचना है मीन पोजीशन से, तो जितना ज्यादा खींचोगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। ये हम कल के लेक्चर में डिराइव कर रहे होंगे, समझ गए बेटा। चलें आगे, ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल जवाब भी हो जाए सर। आइए अब देखिए सवाल करते हैं। एक पार्टिकल है m1 kg, मूव्स अलोंग द एक्सिस अंडर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है। अब आपसे क्या गिवन था, टोटल एनर्जी की वैल्यू 15 थी। मोर देन वन करेक्ट सवाल है और बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग पे सवाल है। इनमें से क्या क्या सही है, मीन पोजीशन बताइए, एक्सट्रीम पोजीशन बताइए, मैक्सिमम काइनेटिक बताइए, मिनिमम काइनेटिक बताइए, मैक्सिमम पोटेंशियल बताइए, मिनिमम पोटेंशियल बताइए। ये सारी चीजें देखो आपसे पूछी है। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पहले मैं लिख देता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25। अब ध्यान से देखना है, बहुत कुछ सिखाने वाला सवाल है। सबसे पहले आप du बाई dx निकालिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर का 2x, ये 0। फोर्स बच्चे होता है माइनस du बाई dx, इसलिए आप पहले फोर्स निकालिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके। अब मेरे पास फोर्स आ गया है, तो आपको मीन पोजीशन मतलब फोर्स 0 कर दीजिए। तो मीन की वर्किंग में आप देखिए, फोर्स 0 करिए तो ये आपका x आ जाएगा 3। तो मीन पोजीशन आपकी आ गई 3, इसमें कोई डाउट, पक्का। चलो अब x की वैल्यू 3 डाल दो, तो एट मीन पोजीशन u कितना होगा, तो x की वैल्यू 3 डाल दीजिए। 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 25, 9 इंटू 2 18 माइनस 36 प्लस 25 माइनस 18 प्लस 25, u आ गई बच्चे 7। अब मीन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है मिनिमम, समझ गए। टोटल एनर्जी आपको क्वेश्चन में मेंशन है, कितनी दी थी बेटा, 15। तो यहां पे 15, तो काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। तो क्या किया जाए बताइए, इसको इक्वेट करिए। टोटल एनर्जी इक्वल टू u प्लस के, 15 इक्वल टू 7 प्लस के, और k की वैल्यू आ गई 8। मीन पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। आया समझ में। तो यहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 8, सही जवाब। मीन पोजीशन 3, सही जवाब। अभी देखिए एक्सट्रीम निकालना बाकी है। एक्सट्रीम देखो कैसे निकाल रहे, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग। एक्सट्रीम पोजीशन पे जब आप बात करोगे
कोई भी एक्सट्रीम प्लस या माइनस किसी पे भी आप ले लो, तो वहां पे U मैक्सिमम है, काइनेटिक 0 है। टोटल एनर्जी को आप U प्लस के लिखोगे, ये 0 हो गया, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 15 है। ये एनर्जी का कैलकुलेशन हुआ। अब आपके पास एक्सप्रेशन था, इक्वल टू कर दीजिए 15। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनने लगी। बस इसके जो रूट है वो एक्सट्रीम पोजीशन दे देंगे। दो रूट आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब देखिए, आई थिंक 10 और 12, यस 10 और 2, हाँ दो रूट्स आ गए। देखिए यस, तो आप देखो x इक्वल टू 5 एक रूट आ जाएगा, और बताओ बच्चे इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 एक रूट आ जाएगा। यानी हमारा जो ऑसिलेशन हो रहा है उसमें मीन पोजीशन थी 3, 5 और 1 आपके एक्सट्रीम पोजीशन हो गए। यस, तो एक्सट्रीम पोजीशन 1 एंड 5 ये गलत हो गया। एम्पलीट्यूड भी बता दो चलो, तो ये दूरी आपकी हो जाएगी एम्पलीट्यूड 5 और 3 का डिस्टेंस 2 मीटर आ गया। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ऐसे सवाल बहुत बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाइज सवाल, और पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। आओ एक एक करके सवाल पढ़ते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, सही बात है, माइनस साइन के साथ। एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सही बात है, क्योंकि एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से माइनस डायरेक्शन अपोजिट बता रहा है। वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन, सही बात है बच्चे। एक्सीलरेशन मिनिमम एट एक्सट्रीम, गलत है, एक्सट्रीम पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है, तो डी गलत है। ए बी सी सही है, ए में बस माइनस साइन और होना चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑप्शन देखूं चारों में से कौन सा सही आ रहा है, तो ए बी सी सही है, डी गलत है, डी गलत है, डी गलत है, तो इसलिए सी ही सही जवाब बना। चले बच्चे आगे, आओ आगे समझते हैं। थोड़े से एग्जाम्पल अगर मैं और बताऊं, तो ये आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया, इसको खींच के छोड़ोगे तो ये एसएचएम करेगा सर। ये आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया, इसे खींच के छोड़ दो तो ये एसएचएम करेगा। ये आपका सिंपल पेंडुलम हो गया, है ना, इसको खींच के छोड़ दो तो ये ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा, एंगुलर एसएचएम। और बताइए सर, और देखिए सर्कुलर मोशन के बारे में बच्चों को बहुत डाउट होता है। मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, क्या ये एक ऑसिलेशन है? बताइए। ये पीरियोडिक है, तो बिल्कुल सही बात है, ये पीरियोडिक मोशन है, बट क्या ये एक ऑसिलेटरी मोशन है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो मीन पोजीशन मिलेगी नहीं। सर्कुलर मोशन मतलब हमेशा एक्सीलरेशन है, तो आपको मीन पोजीशन इसकी नहीं मिल रही होगी। यहाँ पे हमें इस मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, ऑसिलेशन नहीं बोलेंगे, मीन पोजीशन नहीं है और मीन के अबाउट टू एंड फ्रो नहीं है। इसकी एक खास बात है, स्पेशल थिंग, स्पेशल पॉइंट इसका देखिए, अगर मैं इसका y कोऑर्डिनेट पे फोकस करता हूं, तो पार्टिकल जब ये घूम रहा है इस तरीके से, तो y कोऑर्डिनेट देखिए क्या होगा। y कोऑर्डिनेट का इस पे फोकस करो, जब यहां पे था तो y कोऑर्डिनेट इधर, फिर यहां से ऊपर गया तो y कोऑर्डिनेट ऊपर गया सर, फिर जब ये नीचे आया y कोऑर्डिनेट नीचे आया, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में और नीचे चला गया y कोऑर्डिनेट, फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस वहीं आ गया। y कोऑर्डिनेट का मोशन देखो, पार्टिकल जरूर गोल 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 घूम रहा है, लेकिन y कोऑर्डिनेट ऑसिलेट कर रहा है। और अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो एसएचएम कर रहा होता है। यस, y कोऑर्डिनेट एसएचएम कर रहा होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। और देखो इसका x कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, तो x कोऑर्डिनेट पे अगर आप फोकस करो, x कोऑर्डिनेट भी क्या हो रहा है देखिए,
यहां से शुरू हुआ, उसके बाद इधर आया, फिर इधर गया, यस, और फिर वापस इधर गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट एसएचएम कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी एसएचएम करता है इस केस में। समझ गए? इस प्रॉपर्टी का यूज हम बहुत करने वाले हैं, जिसे हम कहेंगे फेजर डायग्राम, और फेजर डायग्राम में ये हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आप बस ये ध्यान रखिए, आज का लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर था और हमने बहुत बेसिक्स सीखे। तो पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन, और पूरे भारत में शेयर कीजिए। अगले सेशन में हम इसकी इक्वेशंस पे बात करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कैसे आया, और हम अलग अलग रिलेशन और ग्राफ्स पे बात कर रहे होंगे। चलिए बच्चे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर।